स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा विधानसभा के तीसरे दिन कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष के नेताओं ने अवैध माइनिंग, नौकरियों में गड़बड़ी, बेरोजगारी, पोर्टल से हो रही समस्या जैसे तमाम मुद्दों को उठाया। वहीं विपक्ष के हर सवाल का सत्ताधारी दल ने जवाब दिया, करारा जवाब दिया। इसके सियासी मायने अब खोजे जा रहे हैं। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव सदन में टिक नहीं पाया, यह निरस्त कर दिया गया, लेकिन इसके मायने, किसे नफा किसे नुकसान, इस पर चर्चा आज। अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा, विपक्ष द्वारा लाया गया, लेकिन वह अविश्वास प्रस्ताव टिक नहीं पाया। इस पर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश की कितना इसका फायदा कांग्रेस को, विपक्षियों को मिलेगा और कितना जनता पर इसका प्रभाव पड़ेगा। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, विनीत सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। महेश, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। अविश्वास विपक्ष ने जताया है, क्या असर इसका जनता पर पड़ेगा? हालांकि पहले से यह तय था कि सरकार की सेहत पर इस अविश्वास प्रस्ताव से कुछ असर पड़ने वाला नहीं है, ऐसा ही कुछ हुआ भी। जो भी आशंकाएं कल हम लोगों ने जाहिर की थी, वो तमाम आशंकाएं सही साबित हुई हैं। सरकार अपना पक्ष रखने में भी यहां पर जबरदस्त तरीके से कामयाब हुई है। और खास बात यह भी कि तमाम जो हरियाणा प्रदेश के मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी ने बखूबी उन्हें उठाने का काम किया। पलटवार कांग्रेस पार्टी के तमाम आरोपों को लेकर यहां पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाना था, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार की तरफ से भी जबरदस्त जो पलटवार है कांग्रेस पार्टी पर भी किया गया है। खास बात यह भी कि धर्म को भी बीच में यहां पर लाने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से कर ली गई। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 3 तलाक के खिलाफ भी कांग्रेस थी। ना सिर्फ प्रादेशिक मुद्दे, ना सिर्फ हरियाणा प्रदेश से जुड़े मुद्दे, बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों को भी इसी वाद और विवाद के बीच में लाने की कोशिश यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 3 तलाक के खिलाफ कांग्रेस थी, यानी भारतीय जनता पार्टी को लेकर यह माना जाता है कि अमूमन जो मुस्लिम वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाए रखता है। अब यहां पर आधी आबादी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक तरीके से कर ली गई। अगर मुस्लिम आबादी यानी महिलाओं की आबादी भी 3 तलाक के मुद्दे पर अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो जाती है, तो यकीनन फिर जीत का जो रास्ता है पूरी तरह साफ हो जाता है। और मुस्लिम वोटर्स, जो कि माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहेंगे या रहते हैं, तो ऐसे में उनकी आधी आबादी यानी महिलाओं की वोट्स भी अगर भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ जाए, तो फिर उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री कोशिश करते रहे। अलग अलग घोटालों का जिक्र यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। और खास बात यह भी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो मौजूदा सरकार में घोटाले हुए हैं, उन पर जवाब देने से ज्यादा बेहतर कोशिश यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से यह की गई कि जो पुराने गड़े मुर्दे हैं उन्हें उखाड़ने की कोशिश यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। चाहे जमीन घोटालों को लेकर कांग्रेस राज में जो भी जमीन बड़े घोटाले देखने को मिले, उन तमाम घोटालों का जिक्र यहां पर मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार जो इस कार्यकाल के दौरान जो अलग अलग घोटाले हुए, उन पर जवाब देने से, विस्तृत जवाब देने से बेहतर कोशिश यहां पर मुख्यमंत्री ये कर रहे हैं कि पुराने गड़े मुर्दे किस तरीके से उठा लिए जाएं, जो कांग्रेस के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाएं। विनीत सोनी जी, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब यह कि विपक्ष ने तो जता दिया, दिखा दिया कि हालांकि सियासी स्टंट के तौर पर भी हो सकता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के जरिए यह समझा जाता है कि सरकार की नाकामियां क्या रही, सरकार की गड़बड़ी कहां कहां रही, एक संदेश देने की कोशिश विपक्ष करता है। क्या उस संदेश को देने में यहां विपक्ष कामयाब रहा, कांग्रेस कामयाब रही? देखिए, कांग्रेस तो अपने उद्देश्य में सफल रही है। देखिए, किसानों का मुद्दा भी उठाया गया, और ये बात है कि कांग्रेस ने हर वर्ग पे, हर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने की कोशिश की। और जननायक जनता पार्टी के भी अपनी जो अंदरूनी कलह है वो फिर सामने आई है। रामकुमार गौतम में और दुष्यंत चौटाला में जो एक तीखी नोकझोंक हुई इस दौरान, तो वो भी स्पष्ट दिखाई दी। उनके मतभेद तो पहले ही जग जाहिर हैं। देखिए, कांग्रेस ने किसानों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया, लेकिन ये आज जो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई, जो उसका स्तर था, वो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सदन के अंदर ऐसी बात पे कोई व्यक्तिगत आरोप लगे और कुछ पुराने मुद्दे, जिस तरह पुराने मुद्दे उठाए गए, मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है। 84 के दंगों का मामला रहा हो, चाहे पुराने कांग्रेस की स्थापना के समय में, तो इस तरह के जो मुद्दे उठाए गए, क्या वो स्तर की थी
क्या अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जिस तरह एक बहस का स्तर होना चाहिए था, क्या वो दिखाई दिया? हालांकि इसका सीधा प्रसारण जिस ढंग से होना चाहिए था उस ढंग का नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने जिस स्तर पर ये देखी है, बहस देखी है, तो उनको ये लगता कि हरियाणा विधानसभा का स्तर के मामले में अभी जो बहस का स्तर होना चाहिए था वो बहुत पीछे है। और ये भी देखिए, ये जो 3 साल पहले भी अविश्वास प्रस्ताव आया था, उस समय जो है सदन की संख्या 88 थी, यानी कि 2 लोग जो थे उस समय, जो अभय चौटाला उस समय इस्तीफा दे चुके थे किसानों के मुद्दे पे, और कालका के विधायक प्रदीप चौधरी जो हाईकोर्ट के आदेश से उसमें अयोग्य करार दिए गए थे, हालांकि बाद में उनकी सदस्यता बहाल हो गई। उस समय 88 थे, तो उसके अंदर जो रेशो बनी थी उस समय जो 55 लोग थे वो सरकार के पक्ष में थे, 32 लोग जो है सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे, एक जो वोट था वो स्पीकर का था। और इस बार भी ये संख्या बल के लिए दृष्टि से जरा रुचिकर था भाई किसकी कितनी संख्या रहती है, लेकिन उससे पहले बलराज कुंडू ने तो स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस अपनी फजीयत करा रही है, मैं कांग्रेस की फजीयत के साथ नहीं जाऊंगा। अभय चौटाला ने जरूर सरकार के खिलाफ बोला, किसानों के मुद्दों को भी उठाया। तो इसलिए ये जो बहस का स्तर होना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर थी, लेकिन किसानों के मुद्दे उठाकर और दूसरी सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दों पर और पंचायती जमीन पर जिस तरह खनन हो रहा है उस पर जो है विपक्ष ने अच्छा हमला बोला है, लेकिन सरकार ने भी बड़ी चतुराई से जवाब दिया है। लेकिन दुख तब होता है जब व्यक्तिगत आक्षेप लगते हैं और जो बहस का स्तर होता है वो निम्न स्तर का हो जाता है। सोनी जी, तो क्या उन सवालों के जवाब सरकार की तरफ से दिए गए? आपको लगा कि जो इस तरीके के जवाब आए सदन में वो सही तरीके से दिया गया है या फिर उसमें गोलमोल है? क्योंकि महेश ने जिस बात का जिक्र किया वो हमने भी देखा कि आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, आप पुरानी बातों का जिक्र कर रहे हैं और मौजूदा सवालों से आप भटका रहे हैं या भटक रहे हैं। नहीं, देखिए कई इस तरह का जो जवाब होता है, जो हालांकि देखिए हर मुद्दों पे, हालांकि वहां कंवरपाल गुर्जर पर जिस तरह आरोप लगाए गए उन्होंने अपने व्यक्तिगत सफाई भी दी, और जिस तरह सरकार के मुद्दों को अलग अलग ढंग से जो सरकार पर आक्षेप किए गए हैं उसका सरकार ने बड़ा चतुराई से जवाब दिया। लेकिन जिस ढंग से, हालांकि देखिए मुख्यमंत्री ये रहे और पूर्व मुख्यमंत्री जिसकी शेरो शायरी रहती है, लेकिन मुद्दों को घुमा फिराकर अपनी एक कला है, दोनों में अपनी अपनी एक कला है, उसके वो महारथी हैं। तो लेकिन जो बहस होनी चाहिए थी, मुझे वो लग रहा है कि जो बहस का स्तर होना चाहिए था, जो नए मुद्दे, जो जनता के मुद्दे हैं, जो उभर कर आने चाहिए। भूपिंदर सिंह हुड्डा ने भी किसानों का मुद्दा उठाया और ये भी कहा कि ये बातचीत तो आपसी संवाद से ही हल होगी। शमशेर सिंह गोगी ने भी ये मुद्दा उठाया, अभय सिंह चौटाला ने भी मुद्दा उठाया, शमशेर सिंह गोगी ने भी ये उठाया कि जो जिस तरह कानून व्यवस्था की स्थिति बनती जा रही है, जिस तरह किसानों को, पगड़ीधारियों को जिस तरह उन पर टिप्पणियां की जा रही हैं, ये बड़ी चिंताजनक बात है। लेकिन देखिए विपक्ष का तो काम था, विपक्ष का तो बोलने का हक था, विपक्ष ने अपनी बात कही है और सरकार ने भी अपने बड़े चतुराई से उनका जवाब दिया है। लेकिन इसका कोई चुनाव के अंदर कितना असर पड़ेगा, देखिए सरकार के साथ तो जो संख्या बल तो है ही है, लेकिन उसमें कोई संकट वाली बात थी भी नहीं, पहले से भी ऐसा लग रहा था कोई स्थिति नहीं होगी। हाँ, हालांकि किरण चौधरी ने कहा था कि ये आवश्यकता क्या थी, लेकिन उसको मुद्दा भी उठा विधानसभा के अंदर, तो किरण चौधरी ने यह स्पष्ट दी कि मैं अपनी पार्टी की नीति के खिलाफ नहीं थी, संख्या बल के हिसाब से मेरा कहने का यह आशय था। तो इस तरह कुल मिला के देखा जाए तो बहस का स्तर तो निम्न था, लेकिन विपक्ष अपने मुद्दों में उठाने में सफल रहा है। हालांकि 2 घंटे का समय था जिसके अंदर मुख्यमंत्री का जवाब भी शामिल था, तो इस तरह अगर अधिक समय होता तो और ज्यादा लोगों को अपने मुद्दे उठाने का अवसर मिलता। देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से आज चर्चा हुई उस चर्चा के स्तर पर वीरेंद्र सोनी जी ने सवाल उठा दिए और रमेश ने यह कह दिया कि जवाब जिस तरीके से आना चाहिए था विश्वास प्रस्ताव के सवालों का, वो जवाब आया नहीं। देखिए पंकज, अविश्वास प्रस्ताव की एक अहमियत होती है। अविश्वास प्रस्ताव किसी सरकार के खिलाफ आना मतलब सरकार पर भरोसा नहीं रहा, ये एक गंभीर आरोप होता है। जिस तरह के आरोप लगे थे, हालांकि कांग्रेस भी जानती थी कि वो जो प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं उसका खाली जवाब मिलेगा, बचाव करेगी सरकार, और अब सरकार तो गिरने से रही क्योंकि संख्या बल पूरा है, पर्याप्त था। और आज एक चीज इस शक्ति प्रदर्शन में एक चीज ये भी सामने आई कि बीजेपी और जेजेपी एकजुट थी। जैसे कई बार हम सुनते हैं कि जेजेपी बीजेपी के आपसी संबंधों को लेकर जो हम चर्चा करते हैं, कई बार बातें होती है, वैसा कुछ नहीं था। आज एक यूनाइटेड होकर बीजेपी जेजेपी सरकार ने कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव का खुलकर सामना किया और अपना बचाव किया, जवाब दिए। जी, जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक और नेता अविश्वास प्रस्ताव पर जब सीएम अपना जवाब दे रहे थे उससे पहले ही वॉकआउट करके, शायद उनको लगा था कि
ये करना ठीक होगा। राजनीतिक तौर पर शायद उनका ये फैसला था या सोच कर आए थे कि ऐसा ही करेंगे ताकि सिंपैथी मिले। हम कुछ कर तो नहीं सके, लेकिन जनता की भावनाएं, जनता की आवाज, जनता की समस्याएं और विपक्ष की जो जिम्मेदारी होती है उसको निभाने में हम सफल रहे हैं। जी महेश, जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव में जिन सवालों को जगह दी गई, हालांकि विपक्ष ने कोई ऐसा मौका छोड़ा नहीं, कहीं पर चूक रखी नहीं कि आप बच जाएं, उन तमाम योजनाओं पर जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, सीधे जनता जिनसे सरोकार रखती है, उन सवालों का जवाब चाहा था सरकार से। और ऐसे में जब अविश्वास सदन में जताया गया तो जनता पर क्या संदेश इसका गया, क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझ सकते हैं हम कि आप चाहे रोजगार की बात कर रहे हो, चाहे आप किसानों की बात कर रहे हो, चाहे आप पोर्टल की बात कर रहे हो, पोर्टल से आ रही समस्याओं की बात कर रहे हो। देखिए पंकज, मैं साफ तौर से कहने की कोशिश करूंगा कि चुनावी रैली की तरह इस मंच का इस्तेमाल यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है और बड़े ही एक तरीके से तकनीकी अंदाज में यहां पर मुख्यमंत्री जो है अपने लिए वोटों का बंदोबस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए 3 तलाक का जिक्र मैंने किया, उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से यह भी सदन में कह दिया गया कि राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी थी, यानी धर्म के आधार पर जितना भी ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी ले सकती थी वो कोशिश की गई, चाहे मुस्लिम वोट्स की आधी आबादी के वोट हासिल करने की कोशिश हो, और चाहे राम मंदिर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी थी, उसका अतीत है और मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के अतीत को जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, आप अतीत पर क्यों जा रहे हैं, आप वर्तमान पर आइए। और वर्तमान का जिक्र यह है कि सबसे बड़ा संकट अगर हरियाणा प्रदेश के सामने है तो बेरोजगारी का संकट सामने खड़ा है, और बेरोजगारी के संकट में किस तरीके से आप पोर्टल के जरिए इजराइल जो है युवाओं को भेजने का काम कर रहे हैं। इजराइल वो देश जहां पर उनके अपने लोगों की जिंदगी खतरे में है, ऐसे में ऐसे खतरे के इलाके में, खतरे के देश में हरियाणा के युवाओं को भेजकर सरकार किस तरह का रोजगार यहां पर उपलब्ध करवा रही है, ये समझने वाली बात थी। जिक्र यहां पर किया जाना चाहिए था कि बड़ी तादाद में हरियाणा प्रदेश के युवा डोंकी रूट से अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर गैर कानूनी तरीके से विदेशों का रुख क्यों कर रहे हैं, क्या मजबूरी सामने खड़ी है। मुख्यमंत्री सरकारी नौकरियों का जिक्र तो यहां पर कर रहे हैं, सीओडी ग्रुप में कितने हजार नौकरियां, 28-29 हजार नौकरियों का जिक्र शायद किया गया है, इतनी नौकरियां युवाओं को दी जाएंगी। लेकिन क्या 28 हजार की नौकरी, 28 हजार युवाओं को नौकरी देने के बाद हरियाणा प्रदेश के बेरोजगारी का संकट खत्म मान लिया जाए, यह सवाल सामने था। धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर, अलग अलग वर्गों के नाम पर यहां पर जरूर मुख्यमंत्री वोटों को इकट्ठा करने की कोशिश में नजर आए, लेकिन जो असल संकट था युवाओं का संकट था, असल जो संकट था हरियाणा प्रदेश का संकट था। और संकट ये कि किसानों को हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर्स पर जो आर्मी को एक तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस को, पुलिस को सामने खड़ा क्यों कर दिया गया, और क्यों एक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर की तरीके से हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर को इस वक्त देखने में नजर आ रहा है। इस तरह की तस्वीरें क्यों वहां पर टकराव की स्थिति बनी हुई है, और ऐसी स्थिति जो कि विस्फोटक हो सकती है। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से एक तरफ धार्मिक तौर पर मुद्दों को मोड़ना, राम मंदिर बना अच्छी बात है, बन चुका है, लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बार बार वहीं पर आ जाना और जय श्री राम के नारे सदन में लगना एक चीज ये। दूसरा, जिस तरीके से मुद्दे उठाए गए, कोई मुद्दा ऐसा नहीं था कि जिस पर आप संजीदा जवाब न देना चाहें या आपके पास जवाब नहीं है। अवैध माइनिंग का मुद्दा, नौकरियों में गड़बड़ी का मुद्दा, जो नौकरियों में पर्ची खर्ची वाला मसला तो सालों से रहा है, और उसके बाद आपने कहा कि यह सही कर दिया गया, लेकिन इस पर भी अविश्वास जताया गया विपक्ष द्वारा, और कई लोग भी कई बार सवाल उठाते हैं कि अभी गड़बड़ियां हैं जरूर, लेकिन उसका जवाब मिला नहीं। बिल्कुल, देखिए धर्म का, धार्मिक भावनाएं उभारने का यह प्रयास तो काफी समय से चल ही रहा है, ये उसकी एक कड़ी है, इसका कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा ऐसा नहीं है, ये उसकी श्रृंखला में एक और कदम है। हाँ, जहां तक मुद्दे उठाने की बात है, देखिए अब चाहे प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा हो, अभी भी गंभीर समस्या है, आज तक प्रॉपर्टी आईडी में अभी भी अनियमितताएं हैं और अभी भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम के जो कैंप लगाए जा रहे हैं, कैंप भी प्रॉपर्टी डीलरों के कार्यालय में लगाए जा रहे हैं। सबसे हैरानी की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी को जमीनी वास्तविकता बताई ही नहीं जाती, क्योंकि कई समय तो पोर्टल ही काम नहीं करते हैं। और ऐसा लगता है चाहे परिवार पेंशन के लिए जब अपना परिवार की आईडी बताई जा रही है, चाहे प्रॉपर्टी आईडी बताई जा रही है, तो प्रॉपर्टी आईडी के लिए भी लोग धक्के खा रहे हैं, और फैमिली आईडी के लिए, फैमिली आईडी में कई घोटाले हुए हैं, जो परिवार अलग हो रहे हैं उनको अपनी फैमिली आईडी बनानी है तो उसका भी पोर्टल बंद है, कई दिन से पोर्टल बंद पड़ा हुआ है क्योंकि उसकी जांच चल रही है, कुछ ऐसी अनियमितताएं हुई हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी को जमीनी वास्तविकता की जानकारी नहीं है, क्योंकि अधिकारी उनको देते ही नहीं है, या उनका कोई फीडबैक ऐसा नहीं मिल पाता कि लोग इससे बहुत परेशान है। विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया है,
हालांकि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि 30 दिन के अंदर ये अनियमितताएं दूर की जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मामले में ऐसा कोई ठोस जो है कार्रवाई होगी, क्योंकि अधिकारी सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हैं और कागजी कार्रवाई मुख्यमंत्री को दिखा जाते हैं, जबकि धरातल पर जो है वास्तविकता अलग होती है। हालांकि आज भारतभूषण बत्रा ने भी बताया कि जितने भी घोटाले हुए हैं उनकी आपने एसटीएफ की जांच गठित की है, लेकिन किसी भी एसटीएफ की रिपोर्ट जो है वो विधानसभा में के पटल पर नहीं रखी गई। तो कई ऐसे मामले हैं जिस पर सरकार गिरती भी थी, लेकिन सरकार का जवाब जो है, जो बचाव किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बड़ी चतुराई से के साथ किया है और बड़े मुद्दे, इस तरह के मुद्दे इसलिए उठा दिए उन्होंने जो दूसरे पुराने मुद्दे हैं जो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो इसलिए मुख्यमंत्री का जो जवाब था बड़ा चतुराईपूर्ण था और ये बात है कि वो कांग्रेस के ऊपर वो हमलावर रहे। देवेंद्र, अब वही सवाल आपसे, आप धार्मिक तौर पर मुद्दों को बताना चाहें, बढ़ाना चाहें, आप ये बताना चाहें कि आपने क्या काम किया, वो अच्छी बात है, शेर व शायरी से आप माहौल बनाना चाहें वो भी अच्छी बात है, लेकिन अवैध माइनिंग, नौकरी में गड़बड़ी, बेरोजगारी, पोर्टल में आ रही परेशानियों का जिक्र ना हो, इसको क्या समझा जाए? अगर 1 साल की बात हो तो समझ सकते हैं कि अभी टाइम लग सकता है, लेकिन आपके पास 9 साल का वक्त था, आपने 9 साल में तमाम चीजें जनता के लिए शुरू की और उसी पर अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। देखिए, आज सदन की तीसरे दिन जब कार्रवाई शुरू हुई, ठीक 1:45 बजे स्पीकर ने कहा कि अब स्थगित करते हैं, 2 बजे सदन शुरू होगा। ठीक 2 बजे जैसे ही सदन शुरू हुआ, आते ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। बीबी बत्रा जो भूपेंद्र हुड्डा के बहुत करीबी माने जाते हैं, रोहतक से विधायक है और कानून के अच्छे ज्ञाता है, एडवोकेट है, तो बीबी बत्रा ने बड़े तरीके से पॉइंट वार उन्होंने कम से कम आधा घंटा बोला, स्पीकर को बताने की कोशिश की कि कांग्रेस ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर क्यों आई है। बीबी बत्रा ने शुरुआत की कि ये कृष्ण जी की वो धरती है जहां पर गीता का उपदेश हुआ, सच्चाई बोलने की, कर्म करने की बात हुई, मतलब उस तरीके से शुरुआत की। लेकिन उन्होंने एक एक करके गिनवाया कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हावी है। उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो एसआईटी बनी, बहुत सारे घोटाले सामने, एसआईटी बनी, एसआईटी की रिपोर्ट कहां गई, रिपोर्ट पर एक्शन कहां गया, बहुत सारे सवाल उठाए। उन्होंने एचपीएससी, एचएसएससी ये कहा कि क्या इस प्रदेश में 2,85,00,000 की आबादी है हरियाणा की, क्या आपको ऐसा कोई काबिल आदमी नहीं मिलता कि आप एचपीएससी का चेयरमैन किसी को बना दें, आपको बाहर से चेयरमैन लाना पड़ रहा है। तो इस तरह की गड़बड़ियों की उन्होंने शिकायत की। किस तरीके से 4 गुना कैंडिडेट, जितनी पोस्ट है 4 गुना कैंडिडेट बुलाने की बात थी, उन्होंने कहा बाकी राज्यों में 5-5, 6-6 गुना बुलाए जाते हैं। पीछे एक भर्ती का जिक्र किया कि 112 पोस्टों के लिए 224 लोग को बुलाया गया, जो योग्य थे उनको नहीं बुलाया गया। बहुत सारे आरोप लगाए नौकरियों को लेकर। माइनिंग घोटाले की बात आई, बिशन लाल सैनी जो रादौर से है, उन्होंने सीधा सीधा मूलचंद शर्मा जो माइनिंग मिनिस्टर है उन पर आरोप लगाए कि आपकी जानकारी में है, आप कुछ कर नहीं रहे, आपकी दाढ़ी में तिनका है जब सफाई देने चाहिए। यही बात शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पर भी, चूंकि यमुनानगर से ताल्लुक रखते हैं, यमुनानगर में माइनिंग को लेकर उन्होंने ये कहा कि मिट्टी की अवैध माइनिंग हो रही है, पत्थरों की हो रही है, बहुत सारे आरोप लगे। और खास बात यह कि एसआईटी को लेकर जितने घोटाले हुए कोरोना काल से पहले या बाद में, एसआईटी बनी, उसकी रिपोर्ट कहां गई, उस पर एक्शन क्यों नहीं है, कोई बताने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर बीबी बत्रा ने कांग्रेस की जो एक तरह से चार्जशीट थी सरकार के खिलाफ, अविश्वास के तौर पर बड़ा मजबूती से उसको प्रस्तुत किया। कांग्रेस के लोगों ने जवाब भी दिया। गीता भुक्कल भी बहुत अच्छे से बोली, ठीक है, गीता भुक्कल भी बोली और लोगों ने भी किसानों के बिल्कुल विपक्ष पूरे मूड के साथ पहुंचा था कि वो सरकार को किस तरीके से घेरने वाला है। लेकिन थोड़ा वक्त कम है, मैं रोक रहा हूं आपको। महेश, एक छोटा सा जवाब आपके जरिए। अविश्वास प्रस्ताव आ जाया, हालांकि गिर गया सदन में, लेकिन कल बजट आएगा, कितना प्रभाव देख पा रहे हैं और बजट कैसा होगा? क्योंकि चुनावी मुहाने पर हरियाणा खड़ा है, देश खड़ा है, और ऐसे में हरियाणा में तो डबल चुनाव है। देखिए, साफ तौर से जो मुद्दे उठाए गए हैं उनका फायदा यहां पर भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि होने वाला है, और कांग्रेस पार्टी भी इस बात के लिए संतुष्टि खुद के लिए रखे हुए है कि कम से कम किसानों के मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाने का काम उनकी तरफ से किया गया। विपक्ष की भूमिका जो है वो बखूबी वो अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप ये लगाए जाते हैं कि किसानों की आवाज जो है हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने नहीं उठाई, और बेरोजगारों की जो हालत थी उस पर कांग्रेस पार्टी ने गौर नहीं किया। जो विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी के नेता कर सकते थे वो बखूबी किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें तो तमाम वो अलग अलग तौर तरीके यहां पर इस्तेमाल बीजेपी की तरफ से किए गए, धर्म के नाम पर तमाम दूसरी कोशिश यहां पर मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी पर हमले के लिए करते नजर आए, जिससे भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटों का बंदोबस्त किया जा सके।
बीरेन्द्र सोनी जी, कल बजट है, आज प्रस्ताव गिरा है, कितना असर, कैसा बजट रह सकता है और लाया जा सकता है? देखिए, मनोहर लाल जी जो है वित्त मंत्री के रूप में काफी समय से बजट पेश कर रहे हैं और कल इस सरकार का ये अंतिम बजट सत्र होगा, तो अंतिम बजट होगा, तो इस पे मुख्यमंत्री जी काफी लुभावने वायदे तो ऐसा कर पाएंगे, मुझे ऐसा कोई संभावना लगती नहीं है। और क्योंकि उससे पहले ही जो सब घोषणाएं हो चुकी है, जो मुख्यमंत्री जी घोषणाएं कर चुके हैं, पहले जो सीएम अनाउंसमेंट है, अगर वो ही पूरी हो जाती है, अगर उन पर ही अमल हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी सरकार के लिए उपलब्धि होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव धराशायी हो गया विधानसभा के पटल पर, जिसमें माइनिंग, नौकरियों में गड़बड़ी, बेरोजगारी, पोर्टल समेत कई मुद्दों को उठाया गया था। अब नजरें हरियाणा के बजट पर हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे हैं।